मेहनत का हर लम्हा रंग लाता है। मेहनत का हर लम्हा रंग लाता है। हौसला ही इंसान को जिद दिलाता है। गिरने से डरना नहीं, बढ़ते रहो, क्योंकि अंधेरा ही चिराग को जगमगाता है। क्योंकि अंधेरा ही चिराग को जगमगाता है। तो अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपके अपने यूट्यूब चैनल सुपर उर्दू क्लासेस में फिर से एक नए वीडियो में आपका तहे दिल से खैर मकदम में इस्तकबाल है और उम्मीद है कि आप बखैर आफियत होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 के जो उर्दू है कहकशा किताब उसके चैप्टर 3 जिसका नाम बास पुराने लफ्ज़ों की नई तहकीक है, उसी के जो राइटर हैं, उसी के जो मुसन्निफ़ हैं, जिनका नामे नामी इसमें गरामी सैयद सुलेमान नदवी है, उनका पूरा बायोग्राफी पढ़ने वाले हैं, पूरा जीवनी पढ़ने वाले हैं। जो भी आपकी किताब में दिया हुआ है और जहाँ से भी आपके क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है वो सभी चीज़ों को आज कवर करने वाले हैं पूरे मुकम्मल तौर पर। एकदम लाइन एक्सप्लेन करते हुए इस पूरे बायोग्राफी को हम लोग पढ़ेंगे और सैयद सुलेमान नदवी के बारे में पूरी जीवनी एक वीडियो में याद कर लेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो को आप मुकम्मल देखें ताकि आपको सैयद सुलेमान नदवी के बारे में पूरे मुकम्मल तौर पर आपको याद हो जाए, समझ में आ जाए, ताकि आपका एग्जाम देने में आसानी हो सके। तो आइए ज़्यादा देर न करते हुए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और जानते हैं किसके बारे में, सैयद सुलेमान नदवी के बारे में। तो देख सकते हैं यहाँ पर हेडिंग है सैयद सुलेमान नदवी। क्या नाम है? सैयद सुलेमान नदवी। हमारी बातों को आपको दोहराना है, हम जो जो बात बोल रहे हैं और जो जो मेन बात है उसको भी आपको दोहराना है ताकि आपको अच्छी तरीके से याद हो सके। क्या नाम है? सैयद सुलेमान नदवी। ठीक है, अब देखिए 19वीं सदी के अवाखिर में जिन चंद शख्सियात ने आंखें खोली और 20वीं सदी के आगाज़ में जो मदरसे इस्लामिया से फारिग होकर कौमी मंजरनामे पर उभरने में कामयाब रहे, उनमें मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के साथ सैयद सुलेमान नदवी का नाम अहमियत के हामिल है। यानी कहने का मतलब इसमें क्या है कि जो शख्सियात ने जिन शख्सियात ने 19वीं सदी के आखिर में, कौन सदी के आखिर में? 19वीं सदी के आखिर में, आज 21वीं सदी चल रहा है। क्या चल रहा है? 21वीं सदी। तो जो भी 19वीं सदी में आज से 2 सदी पहले, आज से 200 साल पहले, एक सदी में 100 साल होता है। क्या होता है? एक सदी में 100 साल। अब सदी किसे कहते हैं? सदी कब से कब तक होता है? 18वीं सदी, 19वीं सदी कब होता है? तो बता दें आपको 1 मिनट में कि देखिए जब क्या होता है कि 1600 से 1700 के बीच, यानी जब 1600 होगा तो 1601 और 1700 के बीच में जो सदी चलेगा उसको 17वीं सदी कहेंगे। क्या कहेंगे? 17वीं सदी। और जो 1701 और 1800 के बीच में जो सदी चलेगा उसे 18वीं सदी कहेंगे। उसी तरह जो 1801 और 1900 के बीच में जो ईस्वी चलेगा, जो साल चलेगा, उसको 19वीं सदी कहेंगे। ये 19वीं सदी के आखिर में, अवाखिर मतलब होता है आखिर यानी लास्ट, 19वीं सदी के आखिर में कहा जा रहा है कि जिन शख्सियात ने जो शख्स आँख खोले हैं यानी पैदा हुए हैं और 20वीं सदी के आगाज़ में, यानी जो 20वीं सदी है यानी 1901 से 2000 के बीच के जो सदी चलता है, ईस्वी चलता है, उसी को सदी कहते हैं या 20वीं सदी कहते हैं। तो उसके आगाज़ में, शुरुआत में जो लोग मदारिसे इस्लामिया से पढ़ करके फारिग हो गए हैं और कौमी मंजरनामे पर उभर करके पूरी तरीके से कामयाब हो चुके हैं, कौम को पूरी तरीके से इस्लाह करते हैं, उनमें मौलाना अबुल कलाम आज़ाद भी हैं और उनके साथ साथ सैयद सुलेमान नदवी का भी नाम अहमियत के हामिल होता है, यानी इनका भी नाम शामिल होता है। बात समझ में आ रही है? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जो हैं ये हमारे भारत के सबसे पहला वज़ीर तालीम हैं, यानी शिक्षा मंत्री हैं। कौन? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। इनके बारे में पढ़ना है। आज से जो 11वां लेसन आपके किताब में दिया होगा जिसमें ख़त है, इन्होंने ख़त लिखा है, उसमें हम लोग पढ़ेंगे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के पूरा बायोग्राफी। आप टेंशन न लें, पूरे अच्छे तरीके से हम लोग को पढ़ना है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के बारे में। इसलिए अभी हम लोग पढ़ेंगे सैयद सुलेमान नदवी के बारे में। तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जो थे उन्हीं के साथ साथ इनका भी नाम शुमार किया था। किनका? सैयद सुलेमान नदवी का भी शुमार किया जाता है। इन्होंने क्या किया था कि 19वीं सदी के आखिर में आँख खोली थी और 20वीं सदी की शुरुआत में, आगाज़ में मदरसे इस्लामिया से फारिग होकर के कौमी मंजरनामे तक यानी पूरे मुल्क में मशहूर हो गए। उन्हीं में से अबुल कलाम आज़ाद का भी नाम है और इसके अलावा सैयद सुलेमान नदवी का भी नाम है। ठीक है, आगे देखिएगा। सूबे बिहार के, सूबा मतलब होता है राज्य बिहार के एक मरदूम खैस बस्ती दसना में जो अब मौजूदा नालंदा ज़िला में वाक़ई है, वहाँ 22 नवंबर 1884 ईस्वी को सैयद सुलेमान नदवी पैदा हुए।
देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो सैयद सुलेमान नदवी हैं इनकी पैदाइश हुई कब हुई, तो 22 नवंबर 1884 ईस्वी। तो उस समय 19वीं सदी का आखिरी दौर चल रहा था। तो 19वीं सदी के आखिर में कहा जा रहा ना कि आँख खोले यानी पैदा हुए, यही सैयद सुलेमान नदवी आप देख लीजिएगा ध्यान से। तो 22 नवंबर 1884 ईस्वी में पैदा हुए। कहाँ पैदा हुए, तो सूबे बिहार यानी राज्य बिहार का एक मर्दुम खैस दसना बस्ती है, वहीं पर, जो कि मौजूदा अभी के दौर में उसका जिला हो गया नालंदा, उसी जिला में इनकी क्या हुई है, पैदाइश हुई है। तो आपको याद रखना है ये कब पैदा हुए, तो 22 नवंबर 1884 ईस्वी को। कहाँ पैदा हुए, तो मर्दुम खैस गांव दसना में पैदा हुए थे, ठीक है, जो कि सूबे बिहार में है। उसका अब जिला क्या हो चुका है, नालंदा। क्या हो चुका है, नालंदा, ठीक है। अब चलिए आगे देखते हैं। उनके वालिद का नाम हकीम सैयद अबुल हसन था। क्या नाम था, हकीम सैयद अबुल हसन। यानी सैयद सुलेमान नदवी के जो वालिद साहब थे, अब्बू जान थे, वालिद मोहतरम थे, उनका नाम था सैयद अबुल हसन, जो कि हकीम थे यानी डॉक्टर थे, इसीलिए इनका पूरा नाम हो जाएगा हकीम सैयद अबुल हसन, ठीक है। आगे देखिए, आपको पूरा वीडियो देखते देखते आपको याद हो जाएगा। पूरा वीडियो अगर देखिएगा तो इनका पूरा जीवन ही आपके दिलो दिमाग में उतार दिया जाएगा। आप पूरा वीडियो एकदम खुशी मन से देखें, ठीक है। आगे देखिए, अपने गांव और आसपास के मुतअद्दिद बस्तियों के उलमा से इब्तदाई तालीम हासिल करने के बाद सैयद सुलेमान नदवी आगे की तालीम के लिए फुलवारी शरीफ और फिर मदरसा इमदादिया दरभंगा में दाखिल हुए। यानी कहने का मतलब कि सैयद सुलेमान नदवी जो है, इन्होंने इब्तदाई तालीम हासिल की, यानी शुरुआती तालीम हासिल की। कहाँ से, तो अपने गांव के आसपास के जो मुतअद्दिद बस्तियां हैं, और उस मुतअद्दिद बस्तियों यानी अलग अलग बस्तियों के जो उलमा थे, उलमाए कराम से इन्होंने इब्तदाई तालीम हासिल की। और इब्तदाई तालीम हासिल करने के बाद, शुरुआती शिक्षा हासिल करने के बाद ये कहाँ गए, तो वो आगे की तालीम हासिल करने के लिए फुलवारी शरीफ गए, और इसके अलावा मदरसा इमदादिया दरभंगा में भी दाखिल हुए, वहां से जाकर के पढ़ें, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि इतना तक अच्छे तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आप कंजूसई करते हैं, ये सब आप नहीं करते हैं। आप अपने दोस्तों में भी शेयर करें, ताकि आपके जरिए आपके दोस्त हमारे साथ जुड़ करके इस उर्दू की पूरी अच्छी तरीके से, मुकम्मल तरीके से तैयारी करें, क्योंकि इस तरीके से तैयारी कराना किसी की बस की बात नहीं होता जाता, ठीक है। क्योंकि पूरे यूट्यूब भर में ये चैनल आपके लाया गया है, पूरा लाइन एक्सप्लेन करते हुए, पूरे अंदर अंदर निचोड़ बताते हुए, पूरा माना और मतलब के साथ समझाते हुए ये ला चुका है, ठीक है। ऐसा चैनल आपको कहीं नहीं मिलेगा, इसलिए आप अपने दोस्तों को भी शेयर करें, ठीक है। आगे देखिए, आला तालीम की तमन्ना ने, आला तालीम की तमन्ना यानी उच्च शिक्षा, आला तालीम का मतलब है उच्च शिक्षा, हाई एजुकेशन। उसके तमन्ना ने, उसकी ख्वाहिश ने उन्हें 1901 ईस्वी में दारुल उलूम नदवतुल उलमा पहुंचाया, जहां सिबली नुमानी जैसे शख्सियत से इस्तेफादा करने का मौका मिला। यानी कहने का मतलब कि आला तालीम की तमन्ना इनके अंदर हुई, आला तालीम हासिल करने की इनकी ख्वाहिश आई। तब क्या हुआ कि 1901 ईस्वी में, कब, 1901 ईस्वी में एक मदरसा में गए। कहाँ पर, तो दारुल उलूम नदवतुल उलमा में गए। कहाँ गए, दारुल उलूम नदवतुल उलमा में गए, जहाँ पर शिबली नुमानी जैसी शख्सियात, इतने बड़े पावरफुल शख्सियातें जिनको अल्लामा शिबली नुमानी कहा जाता है, उनसे इनको इस्तेफादा करने का मौका मिला। यानी उनकी ये शागिर्द हो गए, उनसे फैज़ हासिल करना शुरू कर दिए, यानी उनसे तालीम हासिल करना शुरू कर दिए। कहाँ पे जाकर के, तो दारुल उलूम नदवतुल उलमा में जाकर के। कौन, सैयद सुलेमान नदवी। किससे, तो शिबली नुमानी से। तो यहाँ पर आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि सुलेमान नदवी के उस्ताद का नाम क्या है, आपको बताना है शिबली नुमानी। क्या बताना है, शिबली नुमानी इनके उस्ताद साहब का नाम है। और शिबली नुमानी के शागिर्द कौन थे, तो सैयद सुलेमान नदवी। शिबली नुमानी कहाँ पढ़ाते थे, तो दारुल उलूम नदवतुल उलमा पढ़ाते थे, ठीक है। आगे देखिए, वहां उन्होंने मौलाना फारूक साहब जुड़िया कोटी से भी तालीम हासिल की थी। यानी कहने का मतलब कि जो वहां पर गए थे दारुल उलूम नदवतुल उलमा में, तो वहां पर उन्होंने मौलाना फारूक जुड़िया कोटी से भी क्या किया था, तालीम हासिल की थी। शिबली नुमानी के अलावा मौलाना फारूक से भी इन्होंने क्या किया था, तालीम हासिल किया था, ठीक है। दीनी और दरसी तालीम के साथ साथ अदब से ताल्लुक भी कायम होता गया। यानी दीनी तालीम भी हासिल करते थे
और दरसी तालीम, दर्स होता है, दर्सगाह बैठता है, तो दर्स और तालीम भी हासिल करते थे, दरसी तालीम भी हासिल करते थे। और उसके साथ साथ ये अदब से भी, यानी लिटरेचर से भी, लिखने और लिखाने से भी इनका पूरी तरीके से ताल्लुक बढ़ने लगा। ये वहीं से लिखना शुरू कर दिए, उनके दिल में लिखने का जज्बा पूरी तरीके से पनपने लगा। अब देखिए क्या होता है, अब्दुल हलीम शरर के नावल और तलस्सुम होश रुबा जैसी किताबें वो तसनीफ़ व तालीफ के पहले पढ़ चुके थे। यानी अब्दुल हलीम शरर जो थे एक बहुत ही बड़े नावल निगार हैं, उनके नावल को पढ़ते थे। और इसके अलावा जो तलस्सुम होश रुबा है, इसका मतलब क्या होता है, तो होश उड़ाने वाला, हैरत अंगेज वाक़या जो जैसे किताबें हैं, उसी किताब को पहले ही वो पढ़ चुके थे। ऐसी सी किताबें, होश उड़ा देने वाली किताबें, या अब्दुल हलीम शरर की जो नावल है उसको ये क्या करते थे, तो पहले ही पढ़ चुके थे। अब देखिए 1901 ईस्वी की बात हो गई। 1902 ईस्वी में उनका पहला मजमून पटना के रिसाला अल-पंच में खातूनों की तालीम के उन्वान से शायी हुआ। उसी साल 1902 ईस्वी में बताया जा रहा है कि लाहौर में उनका एक मजमून आखिर वक्त शायी हुआ। यानी कहने का मतलब कि 1902 ईस्वी में इन्होंने 2 मजमून को शायी किया, 2 मजमून को छाप दिया, 2 मजमून को पूरी तरीके से प्रकाशित कर दिया। जिसमें से पहला मजमून जो है वो पटना के रिसाला अल-पंच में शायी हुआ। पटना के रिसाला अल-पंच में शायी हुआ। रिसाला का मतलब है पत्रिका, पत्रिका अल-पंच जो है वहां से शायी हुआ, जिसका नाम है खातूनों की तालीम। क्या नाम है, खातूनों की तालीम। क्या नाम है, खातूनों की तालीम के नाम से इन्होंने पहला मजमून लिखा। कब, 1902 ईस्वी में। कौन सा रिसाला शायी हुआ, तो अल-पंच रिसाला शायी हुआ। दूसरा इनका मजमून है जिसका नाम है आखिर वक्त। क्या नाम है, आखिर वक्त, जो उसी साल जो लाहौर के एक मखजन रिसाला है वहां से शायी हुआ था, उसी साल 1902 ईस्वी में। ठीक है, यानी 1902 ईस्वी में 2 मजमून को लिखा था और दोनों मजमून को अलग अलग रिसालों से शायी किया था। एक पटना के रिसाला अल-पंच शायी किया था जिसका नाम है खातूनों की तालीम, और दूसरा आखिर वक्त जो कि लाहौर के मखजन से शायी किया था। ठीक है, आगे देखिए 1903 ईस्वी से उनके अशआर, नज़में और गज़लें भी शायी होने लगे। अभी तो पढ़े थे कि 1902 ईस्वी में मजमून शायी करते थे, लेकिन जैसे 1903 आया तो एकदम धड़ाधड़ ये अशआर भी लिखने लगे। शेर का जमा होता है अशआर, शेर व शायरी लिखने लगे। नज़म और गज़ल भी क्या होने लगे, शायी होने लगे, प्रकाशित होने लगे, धड़ाधड़ एकदम प्रकाशित करते थे एकदम। ठीक है, अब देखिए 1906 में रिसाला अल-नदवा की इदारत भी शेख सुलेमान नदवी की तहवील में आ गई। यानी कहने का मतलब कि 1906 ईस्वी में इन्होंने एक रिसाला खोला जिसका नाम है अल-नदवा। अल-नदवा जैसी एक इदारा भी इनके तहवील में आ गई, इनके हवाले में आ गई। ठीक है, इन्होंने एक रिसाला खोल दिया। कब, 1906 ईस्वी में, जिसका नाम है अल-नदवा। क्या है, अल-नदवा। आगे देखिए 1913 ईस्वी में सैयद सुलेमान नदवी मौलाना अबुल कलाम के अखबार, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद कौन है, अरे बताया ना आपको, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद हमारे हिंदुस्तान के वजीर तालीम है, पहला वजीर तालीम, पहला शिक्षा मंत्री है। कौन, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। तो सैयद सुलेमान नदवी क्या करते थे कि 1913 जब आया ना, तो सैयद सुलेमान नदवी जो थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का एक अखबार खोले थे, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, जिसका नाम है अल-हिलाल। अल-हिलाल अखबार किसका है, तो सैयद सुलेमान नदवी का नहीं है, बोले किसका है, तो वो है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का। कौन सा अखबार, अल-हिलाल अखबार। उससे वाबस्ता हो गए, वहां पे चले गए, यानी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के पास चले गए। कौन, शेख सुलेमान नदवी। कब, 1913 ईस्वी में। और वहां पे जाने के बाद अल-हिलाल से वाबस्ता हो गए, अल-हिलाल में काम करना शुरू कर दिए। अल-हिलाल में वो ज्यादा दिनों तक नहीं रह सके, क्योंकि अल-हिलाल कुछ ही दिनों के बाद, कुछ ही सालों के बाद बंद करना पड़ा। ठीक है, अल-हिलाल जब बंद हो गया तो ये उसमें ज़्यादा दिन तक काम नहीं किए। जब बंद हो गया तो कहाँ काम करेंगे। उसके बाद वो फिर पूना कॉलेज में दरसो तदरीस के फ़राइज़ अंजाम देने लगे। यानी कहने का मतलब कि यहाँ से जैसे ही यहाँ से ये बंद हो गया अल-हिलाल, तो ये सीधे चले गए कहाँ पर, तो पूना कॉलेज में। जैसे ही पूना कॉलेज में गए तो वहाँ पे दरसो तदरीस के फ़राइज़ अंजाम देने लगे, यानी वहाँ पर पूरी तरीके से पढ़ाने लगे। वहाँ पे उस्ताद बन गए, पूना कॉलेज के उस्ताद बन गए, मास्टर टीचर बन गए ये, और वहाँ पे दरसो तदरीस करने लगे, यानी पढ़ने और पढ़ाने लगे। ठीक है, यानी पूरी तरीके से पढ़ाते थे और इसके अलावा पूरी तरीके से लिखाते थे, समझाते थे, एकदम भयानक तरीके से समझाते थे। क्यों, कैसे, ये सैयद सुलेमान नदवी जो थे ये शिबिल नुमानी के शागिर्द थे। शिबिल नुमानी बहुत बड़े आलिम हैं, उन्हीं के ये शागिर्द थे सैयद सुलेमान नदवी। ठीक है, आगे देखिएगा। उसी बीच एक भयानक सा मंजर आया। उसी बीच क्या हुआ कि शिबिल नुमानी की वफात के साथ उन्होंने पूना कॉलेज से अलग होकर दारुल मुसन्नफीन और उस्ताद के बाकी मानदा कामों की तकमील के लिए खुद को वक्फ कर दिया।
وہ ندوۃ العلماء کو مزید بہتر بنانے کے لیے ملکی سطح پر کوشاں رہیں، یعنی کوشش کرتے رہے پورے طریقے سے۔ یعنی کہنے کا مطلب اس میں یہی ہے کہ جو اسی بیچ یعنی پونا کالج میں پڑھاتے تھے تو اسی دوران کیا ہوا کہ شبلی نعمانی کا وفات ہو گیا۔ کیا ہو گیا؟ شبلی نعمانی کا انتقال ہو گیا۔ جیسی انتقال ہوا تو یہ پونا کالج کو چھوڑ دیے، الگ ہو گئے اس سے، اور جیسی الگ ہو گئے تو دارالمصنفین کے استاد ہو گئے، اور جو بھی باقی مندر جو کام تھا ان کے استاد کا اس کی تکمیل کے لیے، اس کو پورے طریقے سے ختم کرنے کے لیے، مکمل کرنے کے لیے پورے طریقے سے اپنے آپ کو وقف کر دیے، اس میں پورے طریقے سے لگا دیے۔ وہ ندوۃ العلماء کو مزید بہتر بنانے کے لیے، اس کو اور اونچائی تک لے جانے کے لیے، ملکی سطح پر لے جانے کے لیے یہ اس میں کوشش کرنے لگے، اس میں محنت لگن پورے طریقے سے کامیابی کرنے لگے۔ اسی لیے پورے طریقے سے یہ غفلت میں سوئے نہیں، بلکہ اپنے استاد کا نام روشن کیے، اور استاد کے جو بھی کام بچا ہوا تھا اس کو پورا کر دیے۔ اسی لیے آپ کو بھی غفلت میں رہنا ہے، آپ کو بھی اپنا پورا کام کرنا ہے، پورا اپنے دماغ کو اس میں لگانا ہے، اور پورے ذہن کو لگانے کے بعد، دل و دماغ لگانے کے بعد اس کو پورے طریقے سے کامیابی کے ساتھ پورا کرنا ہے۔ کیونکہ کہا جاتا ہے کہ غافل کو کامیابی کی کنجی نہیں ملی، غافل کو کامیابی کی کنجی نہیں ملی، آرام سے کسی کو وردی نہیں ملی۔ محنت، لگن، جنون بہرحال شرط ہے، کیونکہ خیرات میں کسی کو بلندی نہیں ملی، خیرات میں کسی کو بلندی نہیں ملی۔ اس لیے اگر آپ بلندی چاہتے ہیں تو آپ کو لینا ہوگا، آپ محنت کر کے اس کو لیجئے، کیونکہ خیرات میں پورے طریقے سے بھیک میں بلندی کسی کو نہیں ملتی ہے، یاد رکھیے گا۔ آگے دیکھیے، شیخ سلیمان ندوی کثیر التصانیف ادیب تھے، کثیر التصانیف ادیب تھے، یعنی بہت زیادہ تصنیف کرتے تھے، بہت زیادہ لکھا کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ عربی ادب، اسلامیات، تاریخ، سوانح، ادبیات اور ترتیب و تدوین ان کے خاص میدان ہیں، یاد رکھیے گا۔ یعنی ان کے خاص میدان کون کون سے ہیں؟ تو عربی ادب ہے، یعنی جو لٹریچر ہے وہ عربی میں لکھنا، یعنی عربی میں لکھنا، اسلامیات یعنی اسلام کے متعلق تاریخ یعنی ہسٹری، سوانح یعنی جیونی لکھنا، ادبیات یعنی ادب سے ان کا تعلق تھا، ادب سے متعلق، اور ترتیب و تدوین، ترتیب کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو سلیقے سے لکھنا یا جوڑنا، اور تدوین کا مطلب ہوتا ہے اسی سلیقے سے لکھنا، اس طریقے سے۔ تو یہ پورے طریقے سے کسی بھی چیز کو تم سلیقے سے لکھ دیا کرتے تھے۔ یہ سارا کا سارا ان کا کیا تھا؟ خاص میدان تھا، ٹھیک ہے، یاد رکھیے گا۔ اردو زبان و ادب سے متعلق ان کے مضامین خاص طور پر نقوص سلیمانی، ہماری زبان کا نام مضامین سلیمانی اور مقالات سلیمان میں شامل ہے۔ یعنی کہنے کا مطلب کہ ان کی اردو زبان و ادب سے متعلق انہوں نے مضمون لکھا، یعنی اردو میں بہت زیادہ مضمون لکھا، جس میں سے خاص طور پہ کون کون سے؟ تو نقوص سلیمانی ہے، ہماری زبان کا نام ہے مضامین سلیمان اور مقالات سلیمان ہے۔ یہ چار مضمون لکھے جو کہ بہت بہت مشہور ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو آگے دیکھیے، دھیان سے دیکھیے گا، آگے دھیان سے سمجھیے گا۔ شبلی نعمانی کے حیات و خدمات پر سید سلیمان ندوی کی کتاب حیات شبلی خاموشی اہمیت کی حامل ہے۔ یعنی کہنے کا مطلب کہ جو سید سلیمان ندوی ہیں، یہ شبلی نعمانی، ہاں شبلی نعمانی جو ان کے استاد گرامی تھے، ان کے حیات و خدمات پر، ان کی جیونی پر انہوں نے کیا کیا کہ کتاب لکھ دیا، سوانح لکھ دیا، جس کا نام تھا حیات شبلی۔ حیات شبلی کے نام سے انہوں نے کیا کیا کہ سوانح لکھ دیا ان کے حیات و خدمات پر، ٹھیک ہے، اپنے استاد کے اوپر لکھے تھے، جس کا نام تھا حیات شبلی، جو کہ بہت ہی اہمیت کے حامل ہے، بہت ہی مشہور ہے، ٹھیک ہے۔ آگے دیکھیے گا، یعنی بہت ہی اہم ہے۔ شبلی نعمانی کی خطبات اور مقالات کو 8 جلدوں میں سید سلیمان ندوی نے مرتب کر کے شائع کیا۔ شبلی کے خطوط بھی انہوں نے 2 جلدوں میں شائع کیا۔ دیکھیے کیا کیا کیے تھے، سارا اپنے استاد کا جتنا بھی ادھورا کام تھا اس کو پورا مکمل کر کے دم لیے پورے طریقے سے۔ شبلی نعمانی کیا کیے تھے کہ خطبات اور ان کے جو مقالات تھا، ان کے جو بھی کام تھا اس کو 8 جلدوں میں، جو بھی بات لکھے تھے، خطبہ لکھے تھے، مقالہ لکھے تھے، یعنی مضمون لکھے تھے، ان سبھی مضمون کو، ان سبھی خطبہ کو یہ 8 جلدوں میں لکھ کر کے پورے طریقے سے شائع کر دیے۔ کون؟ انہی کے ہونہار شاگرد، انہی کے ہونہار طالب علم سید سلیمان ندوی کیے تھے، ٹھیک ہے۔ یہی نہیں، اور سنیے، شبلی نعمانی کے جو خطوط تھا، یعنی خط تھا، خط کا جمع ہوتا ہے خطوط، اس کو بھی 2 جلدوں میں شائع کر کے پورے طریقے سے اپنے شاگردی ہونے کا فرض انجام دیے، ٹھیک ہے۔ آگے دیکھیے گا، سیرت النبی کی جلد اول ہی شبلی مکمل کر سکے تھے، اور دوسری جلد لکھنے کا مرحلہ نامکمل تھا، یعنی ادھورا تھا۔ شیخ سلیمان ندوی نے دوسری کو پائے تکمیل تک پہنچا، یعنی مکمل کیا، اور پھر تیسری، چوتھی، پانچویں اور چھٹی جلدیں تصنیف کر کے اپنے استاد کی آخری خواہش پوری کی۔
یہ تھے سید سلیمان ندوی. اور ایسا ہی ہونا چاہیے شاگردوں کو بھی. پورے مکمل شاگرد اگر ایسے ہو جائیں تو پورے تعلیم کا اور پورے طریقے سے ایجوکیشن کا معیار اتنا بلند ہو جائے گا، اتنا بلند جو آدمی سوچا نہیں ہوگا. سیرت النبی یعنی ایک کتاب لکھے تھے، لکھنا شروع کیے تھے شبلی نعمانی. ٹھیک ہے، لکھنا شروع کیے تھے شبلی نعمانی، اس کا نام تھا سیرت النبی. کتاب لکھے تھے، نبی کی سیرت لکھے تھے. اس کو جلد اول یعنی جو پہلا جو جلد ہے، پہلا جو پیج ہے اس کو لکھے تھے، اور دوسرا جو پیج ہے، دوسرا حصہ جو ہے اس کو آدھا ہی کیے تھے، تو ان کا انتقال ہو چکا تھا. تو اسی لیے سید سلیمان ندوی جو تھے دوسرا مکمل کیے، پھر تیسرا بھی لکھے، چوتھا بھی لکھے، پانچواں اور چھٹا پورا لکھ کر کے اپنے استاد کا جو آخری خواہش تھا، آخری تمنا تھا، اس کو پورا کر کے دکھا دی. ایسے ہونا چاہیے شاگردوں کو. عرب و ہند کے تعلقات، عربوں کی جہاز رانی سیرت عائشہ حیام رحمت عالم ان کی ایک مشہور کتابیں ہیں. انہوں نے لسانیات سے متعلق بہت سارے مضامین لکھے. سمجھے گا دھیان سے، یعنی عرب و ہند کے تعلقات ان کے مشہور کتابوں میں کون کون سی ہے؟ تو عرب و ہند کے تعلقات، عربوں کی جہاز رانی، سیرت عائشہ، حیام اور رحمت عالم. آپ بتائیے گا نہیں کون کون ہے؟ بتائیے، آپ ہی بتائیے. پہلا ہے عرب و ہند کے تعلقات، دوسرا ہے عربوں کی جہاز رانی، تیسرا ہے سیرت عائشہ، چوتھا ہے حیام اور پانچواں ہے رحمت عالم. بہت اچھا، 5 یہ کتاب لکھے ہیں. بہت سارے کتاب لکھے ہیں لیکن یہ مشہور پورے طریقے سے ہیں. انہوں نے لسانیات کے اوپر یعنی بھاشا وگیان کے اوپر جو زبان کا علم ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جسے لنگویسٹکس بولتے ہیں انگلش میں، تو انہوں نے اس کے اوپر اس کے متعلق بہت سارے مضامین لکھے، بہت سارے مضمون لکھے. انہیں کیا کہا جاتا ہے کہ اردو کی ابتدائی ماہرین لسانیات میں شمار کیا جاتا ہے. یعنی سید سلیمان ندوی کو اردو کے جو ابتدائی شروعاتی جو ماہرین لسانیات ہے، یعنی بھاشا وشیشجঞ ہیں، جو لسانیات کا باقاعدہ مطالعہ کرتا ہے، اس میں ان کو شمار کیا جاتا ہے، یعنی ان میں گنا جاتا ہے. ان کو شمار مطلب گنا جاتا ہے. ٹھیک ہے، آگے دیکھیے گا. 23 نومبر 1953 عیسوی کو مختصر علالت کے بعد کراچی میں انتقال ہو گیا. یاد رکھیے گا، ان کا انتقال ہو چکا تھا کب؟ تو 23 نومبر 1953 عیسوی کو مختصر علالت یعنی مختصر چھوٹا سا بیماری کی وجہ سے ان کا انتقال کراچی میں ہو گیا، جو کہ پاکستان لاہور میں ہے. وہیں پر ان کا انتقال ہو گیا. تو امید کرتے ہیں کہ یہاں تک ویڈیو آپ لوگوں کو پورا مکمل طور پر سمجھ میں آ گیا ہوگا. کوئی بھی دقت ہو تو آپ کمنٹ باکس میں بتائیں. آج یہیں تک رہنے دیتے ہیں، پھر ہم لوگ اگلے ویڈیو میں ہم لوگ جانیں گے انہی کے مضمون کے بارے میں جن کا نام بعض پرانے لفظوں کی نئی تحقیق ہے. اس کے بارے میں مکمل طور پہ ہم ویڈیو لانے والے ہیں، اس کو مکمل طور پہ دیکھیے گا. تو آج اتنا ہی چھوڑتے ہیں. اگر ابھی تک اپنے دوستوں میں شیئر نہیں کیے ہیں تو اپنے سبھی دوستوں میں شیئر کر دیجیے، دبا کر شیئر کریے تاکہ ہمارا حوصلہ افزائی ہو سکے اور جتنا جلدی اس کے اگلا پارٹ کو لایا جا سکے. ٹھیک ہے، تو چلیے آج اتنا ہی چھوڑتے ہیں، پھر ہم لوگ ملیں گے اگلے ویڈیو میں. تب تک اپنا خیال رکھیں. خدا حافظ.